चलो देखो चैप्टर का नाम, ये तो 5वां चैप्टर है लेकिन तुम लोग चौथा है लिखना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हो गया। अब सबसे पहले देखो, इसका नाम आवर्ती वर्गीकरण है। आवर्ती वर्गीकरण, तो आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है? आवर्ती वर्गीकरण एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें तत्वों को इस प्रकार रखा जाता है कि कुछ समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब हमने इस तरह से रखा था, मान लो अपने आवर्त सारणी को देखते हम तो पहले हाइड्रोजन है, तो इधर क्या है? हीलियम, फिर नीचे है लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये बीच वाला डी ब्लॉक के लिए भी खाली है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हमने ये पहला आवर्त लिखा, दूसरा आवर्त लिखा और तीसरा आवर्त लिखा। तो अब एक चीज को ध्यान दो, इसमें हमने लिखा पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद फिर हाइड्रोजन के नीचे आ गए लिथियम, दिखाई दे रहा है? लिथियम के बाद गए आगे बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये नियॉन के जब आगे चले तो फिर हम किसके नीचे आ गए? लिथियम के नीचे आ गए, फिर अगला वाला बेरिलियम के नीचे, फिर बोरान के नीचे, कार्बन के नीचे, नाइट्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे, फ्लोरीन के नीचे और नियॉन के नीचे। निष्कर्ष यहाँ पे एक चीज निकल रहा है कि लिथियम के बाद से गुण वाला बेरिलियम रखे, उसके बाद अर्थात उससे अलग गुण वाला बोरान रखे, उससे अलग गुण वाला कार्बन रखे, उससे अलग गुण वाला नाइट्रोजन रखे, उससे अलग गुण वाला ऑक्सीजन, उससे अलग गुण वाला फ्लोरीन, उससे अलग गुण वाला नियॉन। तो एक समय ऐसा आया कि जब हम नियॉन के बाद अगले वाले तत्व की चर्चा करने गए तो वो उससे अलग गुण वाला होके उसके आगे नहीं गया, उसके गुण जो थे इस पहले वाले तत्व से मिल गए थे। किससे मिल गए थे? पहले वाले तत्व अर्थात लिथियम से। तो उसको हमने लिथियम के नीचे रख दिया, हो गया ना। फिर जब उसके आगे बढ़े मैग्नीशियम, तो मान लो कोई एक दो अपवाद हो सकता है, हम ऐसा मान ले, मान लो सोडियम के गुण इससे मिल गए, इसलिए इसको हमने इसके नीचे रख दिया। इसके आगे मैग्नीशियम यहाँ आना चाहिए था, अर्थात उसका गुण अलग होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? इस मैग्नीशियम के गुण इस लिथियम के बाद वाले बेरिलियम से मिल गए, हो गया ना। मैग्नीशियम के बाद जब हमने एल्यूमिनियम रखा तो उसका गुण बेरिलियम के बाद वाले किससे मिल गया? बोरान से मिल गया। सिलिकॉन को हमने रखा, उसका कार्बन से मिल गया, फास्फोरस का नाइट्रोजन से मिल गया, अब सल्फर का ऑक्सीजन से मिल गया और क्लोरीन का फ्लोरीन से मिल गया, आर्गन का किससे मिल गया? नियॉन से मिल गया। इस प्रकार से हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 तत्व के बाद जब हमने 9वें तत्व को लिया तो इसका गुण इस पहले तत्व के जैसे मिला। मान लो अगर हम इसको पहला तत्व माने, हाइड्रोजन को तो कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, धातुओं की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर हम इसको पहला तत्व माने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन 9वां कहाँ पहुंच गया? सोडियम 1 के नीचे, 10वां 2 के नीचे पहुंच गया, उसके बाद 11वां जो है 3 के नीचे, 12वां 4 के नीचे, 13वां 5 के नीचे, फिर ये 6 7 8। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हम एक क्रम के बाद बढ़ रहे हैं। अब देखो आर्गन के बाद कौन आता है? पोटेशियम आता है। कौन आता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम फिर किसके नीचे चला आता है? तो 8 के बाद फिर हम यही चले आए, दिखाई दे रहा है? फिर इसको 8 भर लोगे ना, 8 के बाद फिर यहीं चले आओगे, फिर इसको 8 भर लोगे, 8 के बाद फिर इसके नीचे चले आओगे। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमारा क्रम 8-8 का बन गया है। 8 के बाद समान गुण वाले मिलने लगते हैं, जैसे 1 के 8 बाद 9 उसका समान गुण वाला है, दिखाई दे रहा है? 2 के 8 बाद 10 उसका समान गुण वाला है, 3 के 8 बाद 11 उसका समान गुण वाला है, 4 के 8 बाद 12 उसका समान गुण वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक निश्चित क्रम के बाद, निश्चित क्रम 8 का बन गया ना,
कि 8 के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस गुण को हम आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तिता। हो गया आवर्तिता। और जो पूरा हम ऐसे में इसको बांट दिया ना पूरा इस तरह से, तो पूरा मिला के क्या हो गया, आवर्ती वर्गीकरण। और ये किसके लिए किया गया था? तत्वों के लिए। तो चैप्टर का नाम पड़ गया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब सबसे पहली बात तो ये सोचो कि इन सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, मतलब ये घर बनाने की, डिब्बा बनाने की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? सबका तो हम अलग अलग भी पढ़ सकते थे। हम लिथियम अलग उठाते, उसका गुण पढ़ के लिख लेते। ध्यान से समझना, अभी हम जो इतना बोल रहे हैं ना, उसी से तुम्हारा उत्तर निकल के आ जाएगा कि हम ये वर्गीकरण किए क्यों है। जितना हमने बोला है इसी से हम समझा सकते हैं कि हमने ये वर्गीकरण किया क्यों। अब देखो ध्यान से समझना, हम लिथियम का लेते, उसका गुण पढ़ते, कॉपी में लिख लेते। फिर सोडियम उठाते, उसका गुण पढ़ते, कॉपी में लिख लेते। बेरिलियम उठाते, इसका गुण पढ़ते, कॉपी में लिख लेते। अर्थात जो हमारी किताब छपी वैसे छप जाती ना। उसके बाद से मैग्नीशियम का, बोरान का, एल्यूमिनियम का, ऐसे हमारे पास कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। तो 118 तत्वों को लेते, उनके बारे में पूरा पढ़ के लिख लेते। अब अगर मान लो एक तत्व का गुण 10 पेज में आता, एक तत्व का गुण 10 पेज में आता, तो 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। तो 118 तत्वों के गुण को अगर हम चर्चा में लाएं तो 1180 पेज हो जाता होता। तो पता चलता है एक आवर्त सारणी पढ़ने के लिए इससे मोटी किताब बन जाती। समझ गए? ये हमारी जो किताब है यहाँ पे अभी, ये 950 के आसपास पेज की है। 950 नहीं, हाँ 998, 1000 पेज की है। इससे भी 180 पेज ज्यादा करो तब हम खाली आवर्त सारणी पढ़ पाएंगे। तो बाकी का आचार डालेंगे? ऐसा तो है नहीं, खाली 118 तत्व हमको पढ़ना है। तो अब हुआ क्या कि 118 तत्व हमारे पास हैं। इनके गुण को पढ़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा समय की और जगह की जरूरत होगी। अब 1180 पेज तुमको खोज के लिखना मामूली थोड़ी ना हो गया। तो इसके लिए हमने एक नियम या हमने एक तरीका निकाला। हमने यहाँ पे देखा कि लिथियम का गुण किससे मिल रहा था? सोडियम से। तो लिथियम और सोडियम के लिए हमने एक कॉमन पेज बना दिया। जैसे सोडियम के लिए हमने कहा क्लोरीन से क्रिया, तो सोडियम की क्लोरीन से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है ना। तो सोडियम की क्लोरीन से क्रिया के बाद क्या बनता है? NaCl बनता है। तो अब अगर इसको ऐसे पढ़ते हम अलग से, तो अलग लिखते कि सोडियम की क्लोरीन से क्रिया, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन लिथियम के बारे में भी हमको यही ज्ञान है कि लिथियम भी अगर क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? LiCl बनाएगा। तो अगर इनको दोनों में अलग अलग हम पढ़ते और एक का मानते कि गुण 5 लाइन का हुआ, दोनों का मिला के कितने लाइन का हो जाता है? 10 लाइन का। लेकिन अगर हम एक कॉमन तरीके से पढ़ लेते हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लिथियम अपना क्लोराइड बनाते हैं, या दोनों धातु हैं तो धातु क्लोराइड बनाते हैं। जैसे हमने हिंदी वाला कॉन्सेप्ट लिखा था कि नहीं लिखा था पिछले चैप्टर में। तो हुआ क्या यहाँ पे, हमने जब एक साथ पढ़ लिया तो हमारा कितने लाइन की बचत हो गई? 5 लाइन की बचत हो गई कि नहीं हो गई? अब ऐसे 1180 पेज था, हम मान रहे थे कि दो का गुण समान है, तो 1180 का आधा कितना हो गया? 590। मतलब हमारे पास 590 पेज सीधे सीधे बच गया, बचा ना। लेकिन जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो दो ही का गुण एक समान नहीं होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन 6 का गुण एक समान होता है। समझ गए? तो अब अगर 6 का गुण एक समान हो गया तो जो 6 बच्चे 30 पेज में, ये कितना 6 में 60 पेज में होना चाहिए था ना, वो हमने केवल कितने पेज में कर लिया? केवल 10 पेज में कर लिया। मान लो एक का गुण हमने माना था 10 पेज में, पहले बताया ना, एक का गुण हमने 10 पेज में माना था। तो जो 60 पेज में हम करते वो हमने कितने में कर लिया? 10 पेज में कर लिया। उससे क्या हुआ? जगह की बचत हो गई, 50 पेज की बचत हुई कि नहीं? उस 50 पेज में बाकी के आगे के गुण भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे आगे के तत्वों के गुण उसी 50 पेज में आ जाएंगे। हो गया। उसके बाद एक फायदा और हुआ, समय की भी बचत हुई। इनका अलग अलग खोजने से बढ़िया था, मतलब अलग अलग लिखने से बढ़िया था उसमें 60 पेज लिखने में टाइम भी तो लगेगा। 10 पेज में हमको फायदा हुआ, समय की बचत, जगह की बचत। हो गया ना।
तो इससे क्या फायदा निकला? वर्गीकरण समझ गए होगे किस लिए किया गया था। वर्गीकरण किस लिए किया गया था? अपनी सरलता के लिए, समय और जगह की बचत के लिए। अभी 118 तत्वों का मान लो लिखवाने के लिए तो लिखवा ही देते 1180 पेज में, याद कैसे करते उसको? याद कर लेते। 60 पेज ही मान लो इन्हीं 6 तत्वों का हम लिखवा देते और तुमसे हम पूछते रूबीडियम का, तो रूबीडियम कम से कम आता तुम्हारा जानते हो किस पेज में? 10, 20, 30। 30 के बाद वाले पेज में 31 से 40 के बीच में कहीं रूबीडियम आता। तो पहले तुम 30 पेज पढ़ते तब रूबीडियम के गुण पढ़ना शुरू करते ना। लेकिन अगर हम सबका एक साथ लिखते हैं तो उसी 10 पेज पढ़ने से हम सबका पढ़ सकते हैं, हमारे लिए फायदा है कि नहीं? तो वर्गीकरण किस लिए किया गया था? अपनी सुविधा के लिए किया गया था, जिससे हम कम समय, कम जगह और कम खर्चे में अधिक से अधिक तत्वों के गुणों का ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है? और इनके गुणों में एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति हो रही थी, ऐसा ही इनको व्यवस्थित किया गया था। क्यों सोडियम को यहां नहीं रख दिया गया? हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सोडियम क्यों नहीं पढ़ लिए? क्यों नहीं पढ़ ली? क्योंकि सोडियम के गुण लिथियम से मिलते थे, न कि बेरिलियम से। समझ गए? सोडियम के गुण किससे मिल रहे थे? लिथियम से मिल रहे थे, बेरिलियम से नहीं मिल रहे थे। तो बेरिलियम के नीचे रखने का कोई मतलब नहीं था। बेरिलियम के बारे में जानते हैं, बेरिलियम 2+ बनाता है और लिथियम कौन सा प्लस बनाता है? 1+ बनाता है। सोडियम भी 1+ बनाता है, मैग्नीशियम 2+ बनाता है। तो कौन किसके साथ रखा जाना चाहिए? लिथियम को मैग्नीशियम के साथ रख दिया जाना चाहिए? नहीं, लिथियम को सोडियम के साथ ही रखा जाना उचित होगा। तभी तो हम एक बार क्रिया लिख सकते हैं कि ये वाले वर्ग की धातु, मतलब 2 गुणे धातु और प्लस क्लोरीन। क्लोरीन लिखोगे तो Cl2 तो फिक्स हो जाएगा और 3 के बाद 2 धातु क्लोराइड बन जाएगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर पता चलता कि लिथियम के साथ मैग्नीशियम होता तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा सही होता? नहीं होता। हमने हिंदी का रिएक्शन लिखा, हमको 6 रिएक्शन तैयार हो गए। इसीलिए तो हमने पिछले चैप्टर में सब जगह कॉन्सेप्ट लिखवाया है। अगर खाली रिएक्शन लिखवा के छोड़ते तब क्या होता? अगर रिएक्शन लिखवा के छोड़ते तो सब जगह तुमको याद करना पड़ता ना। 4 एग्जाम्पल लिखवा है, चारों याद करना पड़ता। हिंदी वाला कॉन्सेप्ट अगर तैयार किए हो तो उसके बाद सब कर लिए हो आराम से, क्योंकि हमने सब में बताया था जहां कार्बोनेट वहां CO2 अवश्य निकलेगा। अब एक चीज सोचो, हमने कहा धातुएं, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या निकालती है? हाइड्रोजन निकालती है। अब अगर हमने तुमको ये कॉन्सेप्ट हिंदी में नहीं लिखवाया होता, सीधे सीधे हम हेडिंग डाल के रिएक्शन लिखवा दिए होते, Zn + H2SO4, तो 3 के बाद तो तुम जान जाते कि ZnSO4 + H दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कहते कि Na + H2SO4, 3 के बाद क्या लिखोगे? Cu + H2SO4, 3 के बाद क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? कोई तर्क है तुम्हारे पास? कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास? नहीं है। लेकिन हमने हिंदी वाला अगर रिएक्शन पढ़ लिया कि धातु मतलब कौन सी धातु? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु प्लस अम्ल, 3 के बाद लवण और प्लस क्या? हाइड्रोजन। वो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब धातु वर्गीकरण से ही तो पता चला था कि वो धातु है। जब हमने आवर्ती वर्गीकरण किया तो इसमें पढ़ते हैं ना कि इतने तत्व धातु हैं, इतने अधातु हैं और इतने उपधातु हैं। अभी ज्ञान भी पा चुके हम लोग कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर वो हमको पता नहीं होता तब इसको इसकी तरह कैसे लिख देते? मान लो थोड़ा सा दिमाग लगाते, कहते कि अच्छा ZnS हटा दिया, ZnSO4 बन गया। तो यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देंगे, Na2SO4 बना देंगे और प्लस क्या निकाल देंगे? H2। तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि Cu हटा देंगे, CuSO4 + H2 बना देंगे। लेकिन ये तो गलत है ना हमारा। अब कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है तो अपना दिमाग लगा के इधर उधर का तो कर लिए उसको, लेकिन वो गलत हो गया। दिखाई दे रहा है? तो ये वर्गीकरण क्यों किया गया? हमारी सुविधा के लिए, हमारी आसानी के लिए। नाम इसका आवर्ती वर्गीकरण क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें तत्वों को इस प्रकार से रखा गया था कि कुछ समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती। ठीक है? इसीलिए तत्वों की इस वर्गीकरण को कैसा वर्गीकरण कहा गया? आवर्ती वर्गीकरण, अर्थात पीरियोडिक टेबल इसी से बना हुआ है। ठीक है? तो लिखना शुरू करेंगे हम।
सबसे पहले हमको यही जानना है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले हेडिंग लिखेंगे, या पहले हेडिंग लिख लो आवर्ती वर्गीकरण, सब हेडिंग पढ़ते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। लिखो हेडिंग आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण लिखेंगे। तत्वों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना, तत्वों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना, तत्वों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना कि तत्वों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना कि तत्वों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना कि हो गया। एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले, समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो। एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, PERIDIOC, क्या बोले, PERIODIC है, PERIODIC, देख लेना गलती भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन CLASSFI, उसके बाद CATION, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। कहते हैं, कहते हैं, हो गया या कहलाता है, बोले ना, कहलाता है, हो गया। तो अब पहले तो हम जान लिए चैप्टर का नाम क्या था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आवर्ती वर्गीकरण क्या है कि तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, ठीक है, या इस प्रकार से रखना कि एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या कहलाता है, आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। हो जाएगा ना। ये प्रकार से हमने आवर्ती वर्गीकरण समझ लिया, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला सवाल तो तुमसे यही पूछा जाना चाहिए। आवर्ती वर्गीकरण, तुमने कहा कि तत्वों को इस प्रकार से रखें कि समान, ये किस निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। किसी ने सवाल पूछ दिया क्यों रखें, किसी ने सवाल पूछ दिया क्यों रखें, क्यों रखें, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में तत्वों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका अलग अलग अध्ययन करके उनको याद रखना संभव नहीं है। इसलिए हमने कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण किया कि हम थोड़े समय, थोड़ी जगह और थोड़ा सा दिमाग लगा के इन 118 तत्वों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते। हो जाएगा ना। इन 118 तत्वों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हमने तत्वों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। ठीक है। तो अब देखो, अब ऐसे ही नहीं था कि ये जो आवर्त सारणी बनी थी, पहले कोई उठ के आया था, कहा वैसे इसे रख दो मिल जाएगा, ऐसे नहीं हो गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें दिमाग लगाया और बहुत सारे प्रयोग किए थे। ये सब प्रयोग करके बताया गया, ऐसे ही नहीं बता दिया गया कि ये ऐसे ऐसे रखते जाओ तो गुण से मिलता जाएगा। ठीक है। पहले देखो, पहले इसको गलत बनाया गया। सबसे पहले विभाजन तो किया गया धातु में और अधातु में, कि जो हमारे पास तत्व है उनमें से कुछ को कह दो धातु है, कुछ को कह दो अधातु। ठीक है। जैसे कुछ में जैसे एक विशेष प्रकार की चमक पाई गई तो उन्हें कह दिया गया धातु है,
अब उस तरह के जितने भी मिले कि जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई गई सबको कहते गए धातु है धातु, समझ गए। और जिनमें वो चमक नहीं पाई गई उनको क्या कह दिए, अधातु है अधातु है अधातु है। लेकिन बाद में क्या निकला कि कुछ ऐसी अधातुएं निकल गई जिनमें धातु की चमक पाई गई। मतलब धातु अधातु में बांटा गया तो धातु के गुण एक जैसे होने चाहिए, अधातु के गुण एक जैसे होने चाहिए। तो एक ऐसा तत्व मिल गया जो गुण तो इसकी तरह रखता था पर चमकता इसकी तरह था, दुविधा में आ गए, रखें कहां उसको। ठीक है। उसके बाद से एक नियम ये भी निकाला गया कि जो ठोस है उनको धातु में रखो, जो द्रव गैस में सामान्य रूप से उनको किस में रखो, अधातु में। अर्थात पहले धातुओं को केवल ठोस ही माना जाता था, फिर मरकरी पाया गया, उसके गुण मिलते थे धातु की तरह, लेकिन वो किस रूप में था, द्रव अवस्था में था। तो ये भी दुविधा पैदा हो गई। तो ये वर्गीकरण हमारा गलत हो गया। और ऐसे अभी हमने उपधातु भी पढ़ा ना, उपधातु जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं। तो जब ये तत्व मिल गए तब लगा कि इनको कहाँ रखें, धातु में रखें कि अधातु में रखें। वो वर्गीकरण हमारा गलत हुआ। फिर आगे बढ़े, फिर आगे आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम कुछ इसी प्रकार का था कि हम तत्वों को जो संगीत के स्वर होते हैं, संगीत के स्वर, जैसे संगीत के स्वर में 8 के बाद 9वें में पहले की पुनरावृत्ति होती है ना, कहां से पढ़ते हैं उसको, सा रे गा मा पा धा नी सा होता है ना। तो जैसे ही हम 8 पढ़ते हैं, 8 हो जाता है हमारा, 9वें फिर से सा अर्थात पहला वाला आ जाता है, आता है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के स्वरों में 8 के बाद 9वें से पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, वैसे तत्वों को भी अगर एक ऐसे क्रम में रख दिया जाए तो उनमें भी 8 के बाद 9वें से गुण की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। बस उन्होंने केवल अष्टक नियम बस इसी की चर्चा कर दी। कहीं भी 8 को रख लोगे तो 9वें से उसकी गुण की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन जब संक्रमण तत्व खोज लिए गए तो उसके बाद पता चला कि कहीं कहीं 18 के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, कहीं कहीं 32 के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो रही है। आया कि नहीं समझ में? उनका नियम गलत हो गया। एक डोबर्नियर थे, उन्होंने त्रिक नियम अपनाया। कहा उन्होंने कि यदि 3 तत्व ऐसे लिए जाएं, 3 तत्व ऐसे लिए जाएं जिनमें किनारे किनारे वाले तत्वों के भारों को जोड़कर 2 से भाग देने पर बीच वाले का भार आ जाए, तो उन तीनों के गुणों में समानता पाई जाती है। उन तीनों के गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ये डोबर्नियर ने बता दिया। तो उनका भी कुछ के लिए काम किया, मतलब ये लोग 2-2, 3-3 तत्व उठा के उसके लिए अध्ययन कर लिए, बोल दिए ऐसा होता है। वैसा थोड़ी ना होता, 1-2 युग्म के लिए मिला, बाकी के लिए मिला ही नहीं। तो इनका नियम भी गलत हो गया। तो सबसे पहला काम, अच्छा काम और बढ़िया काम मेंडलीफ ने शुरू किया। इन लोगों ने तो छोटा छोटा ऐसे देख देख के बांट दिया था। मेंडलीफ ने क्या कहा, जब मेंडलीफ आए तो उस समय तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। अब 63 भी उस समय बहुत थे। 63 को भी अलग अलग पढ़ना संभव थोड़ी ना, यहाँ 2 पेज याद करने में हम लोग को दिन निकल जाता है, दिन भर में याद नहीं होता है। 63 तत्वों का गुण अलग अलग याद रखना संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम निकाला, कुछ प्रयोग किए, प्रयोग से उन्होंने एक नियम दिया और कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें। किस क्रम में रखें, इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं बताया था। ये लोग खाली बस ऐसे बोलते गए कि ऐसे रख दो तो अपने आप मिल जाएंगे। तो वो किसी 1-2 के लिए काम किया, सबके लिए काम नहीं किया, इसलिए लोग गलत हो गए। लेकिन जब मेंडलीफ आए तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर नियम दिया। उन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ये याद रखना। तो उस समय तक जो 63 तत्व ज्ञात थे उनके लिए तो ठीक हो गया। अर्थात उन्होंने ऐसे ही एक खाने वाली कापी ली, उसमें भर दिया लाइन से, सबको हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जैसे 63 तत्व उन्होंने भरा तो बीच बीच में कुछ खाली स्थान भी छोड़े कि इस स्थान पर ऐसे गुण वाला तत्व पाया जाएगा। भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी और हुआ भी ऐसा। बाद में कुछ तत्व ऐसे खोजे भी गए, लेकिन कुछ बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे तत्व खोजे गए जिनके गुण मिलते इधर वाले से थे, लेकिन उनको रखा इधर गया था। मतलब उनके लिए खाली स्थान उन्होंने यहाँ छोड़ा था, लेकिन उसके गुण यहाँ से मिल रहे थे। लेकिन अगर हम उसको वहां पे रखते तो परमाणु भार का क्रम उल्टा हो जाता। अभी ऐसा समझेंगे हम लोग, धीरे धीरे देखेंगे, देखते जाएंगे कौन कौन अपवाद मिला था। तो उसमें गलती हो गई इनकी, या वो कैसे रखे उसको,
अगर गुण के रूप में रखते हैं तो परमाणु भार का क्रम बदल जाएगा, अगर परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो उसका गुण बदल जाएगा। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखोगे तो गुण की पुनरावृत्ति होगी ना, लेकिन वहां पे गलत निकल गया। तब आए मोजले। मोजले ने क्या किया, फिर प्रयोग किया। उस प्रयोग को पहले ये रोंटगेन ने कर लिया था, जिन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। रोंटगेन या रोंटगेन उनको कहते हैं, उन्होंने एक्स किरण की खोज कर ली। उसको मोजले ने फिर से दोबारा किया और उस प्रयोग से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जो मेंडलीफ ने कहा था कि ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे जाए तब उनकी पुनरावृत्ति शुरू होगी, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है। उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तब निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। तो यहां से मेंडलीफ गलत हो गए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तत्वों से निकलने वाली एक्स किरणों का अध्ययन किया, एक्स किरणों का अध्ययन, और एक्स किरणों के अध्ययन के बाद उन्होंने देखा कि जो नाभिक में प्रोटॉन है, अगर उससे हम संबंध बनाते हैं तो अच्छा संबंध बन रहा है, जबकि नाभिक के न्यूक्लियनों से संबंध थोड़ा तिरछा होता है। तो तिरछा होने का मतलब रेखाएं विचलित हो रही हैं, तो जब विचलित होंगी तो गुणों का पालन नहीं करेंगे। अगर रेखा सीधी जा रही है तब वो अपने पूरे गुण का पालन करती है। जैसे मान लो एक रेखा ऐसी सीधी जा रही है, अब एक रेखा ऐसे चली गई सीधे, तो ये मुड़ के जा रही है, क्या ये अपने सभी गुण का पालन करेगी? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, यहाँ पर भी गुण का पालन करना चाहिए था ना, लेकिन वहां के गुण का पालन नहीं कि बिगड़ गई, नीचे आ गई। देख रहे हो, जबकि सीधी रेखा जो थी वो सीधे अपने गुण का लगातार लाइन से पालन करते हुए चली गई। तो वही मोजले ने जब प्रयोग किया था तो परमाणु क्रमांक के साथ ऐसा मिला, परमाणु भार के साथ ऐसा मिला, तो कौन सा ज्यादा सही माना जाएगा? परमाणु क्रमांक वाला। उन्होंने कहा कि नहीं, अब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे तो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी आ गई। हो गया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया था, उस समय तक कुछ बड़े खाने बना दिए थे और एक डिब्बे में दो दो तत्वों को रख दिया था, दो दो तत्वों को। तो बाद में कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ये गलत रखते हैं। इन्होंने एक ही डब्बे में दो ऐसे तत्वों को रख दिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील है, एक कम क्रियाशील है, ऐसा कैसे हो सकता है? आया समझ में? तब उसके बाद रॉन्ग, बर्नर और बरी, जो बोहर बरी नियम पढ़ते हो ना, उन्होंने, और दो वैज्ञानिक मतलब उनके ग्रुप के थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने जो उन्होंने डिब्बे में दो दो को रखा था, एक अलग प्रकार से बांट दिया उसको। मतलब जैसे डिब्बे में रखा था इस तरह से उन्होंने एक को इस किनारे रखा था, एक को इस किनारे, तो उन्होंने बीच में से ही उसको बांट दिया। ये अलग चला गया और वो अलग चला गया। तो इस प्रकार से हमको आज अपनी आधुनिक आवर्त सारणी मिलती है, जो कि कितने खानों वाली होती है? 18 होती है ना। तो वही हम लोग आज पढ़ते हैं। आज हम लोग किसकी सारणी पढ़ रहे हैं? रॉन्ग, बर्नर और बरी की सारणी पढ़ रहे हैं। तो ये आवर्ती वर्गीकरण ऐसे ही नहीं हो गया कि हम ये वाला ऐसे फटाक से पढ़ लिए उठा के। पहले बहुत सारे नियम आए थे, अब उन्हीं को हमको पढ़ना है। इसमें कुछ सिलेबस में हटा दिया है। शुरुआत तुम्हारा ये वर्गीकरण की आवश्यकता और फिर सीधे सीधे मेंडलीफ की आवर्त सारणी से हो गई। समझ गए? तो शुरू करते हैं। 9 में पढ़े थे कुछ आवर्त सारणी तुम लोग? 9 में आवर्त सारणी है? नहीं है? वैसे इसमें डायरेक्ट आधुनिक आवर्त सारणी से शुरू कर दिया है। बिना मूल पढ़े आधुनिक जान जाएंगे। बहुत सही काम करता है। चलो हेडिंग लिखो। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। हो गया। अब लिखेंगे एक कहानी की तरह। क्योंकि रसायन विज्ञान के उदय के समय, क्योंकि रसायन विज्ञान के उदय के समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी। तत्वों की संख्या बहुत कम थी।
हो गया, तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अतः उनका अलग अलग अध्ययन संभव था। अतः उनका अलग अलग अध्ययन संभव था। उनका अलग अलग अध्ययन संभव था। परंतु हो गया, धीरे धीरे जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, परंतु धीरे धीरे जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो उनका अलग अलग अध्ययन करना, कठिन होने लगा। अलग अलग अध्ययन करना कठिन होने लगा। अलग अलग अध्ययन करना कठिन होने लगा। हो गया, अतः इस कठिनाई से बचने के लिए, इस कठिनाई से, यहां से काली पेन से लिख लो, इस कठिनाई से बचने के लिए, इस कठिनाई से बचने के लिए, हो गया, तथा तत्वों के निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए, तत्वों के निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए, क्रमबद्ध अध्ययन के लिए हो गया, क्रमबद्ध अध्ययन के लिए तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक हो गया। तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक हो गया। हो गया ना, बस। अब हेडिंग लिख लो, वर्गीकरण। हेडिंग, वो तो आवर्ती वर्गीकरण था ना, तो आवर्ती वर्गीकरण क्या था कि इस प्रकार रखा जाए कि एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। तो वर्गीकरण क्या है ये लिख लो। अब देखो, तुम वर्गीकरण करते हो, वर्गीकरण मतलब बांटना, ठीक है। तो अगर हम कुछ वर्गीकरण लिखे, जैसे धातु अधातु में अंतर लिखे, धातु अधातु में अंतर, तो एक कॉलम में धातु लिखते हैं, दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, अधातु। धातु वाले कॉलम में वे सारे के सारे गुण लिखते हैं जो धातुओं के होते हैं, अधातु वाले कॉलम में वे सारे के सारे गुण लिखते हैं जो अधातुओं के होते हैं। तो ऐसा ही वर्गीकरण तत्वों के लिए भी हुआ कि जो एक प्रकार के गुण हैं उनको एक साथ रखा जाए और जो अलग प्रकार के गुण हैं उनको अलग जगह पे रखा जाए। होगा ना, वर्गीकरण क्या होगा कि तत्वों को इस प्रकार से रखना कि जिनके गुण एक समान हो वो सारे के सारे एक जगह पे आए। कहां पे आए, एक जगह पे। अब वो एक जगह कुछ भी हो सकती है, या तो एक वर्ग हो सकता है, या तो एक आवर्त हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। तो आवर्त सारणी में तो दो ही चीजों की चर्चा की गई थी, एक जो ऐसे ऐसे लाइन बनी, जैसे ऐसे ऐसे बन रही है ना, इसको आवर्त कहा गया, और जो ऊपर नीचे बन रही है उसे क्या कहा गया, वर्ग कहा गया। दो ही चीज की चर्चा यहाँ पे हुई। तो हम यहाँ पे वर्ग या समूह की चर्चा करेंगे वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण क्या है इसको लिख लो। वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण से तात्पर्य है, वर्गीकरण से तात्पर्य है कि, वर्गीकरण से तात्पर्य है कि
जो तत्व समान रासायनिक गुण रखते हों, जो तत्व समान रासायनिक गुण रखते हों, जो तत्व समान रासायनिक गुण रखते हों, हो गया। जो तत्व समान रासायनिक गुण रखते हों उन्हें एक ही वर्ग या समूह में रखा जाए, उन्हें एक ही वर्ग या समूह में रखा जाए, हो गया ना। तो एक प्रकार से और हम कह सकते हैं कि तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखना ही क्या कहलाया, वर्गीकरण कहलाया। अब उन भिन्न भिन्न वर्गों में कैसे रखा गया, जिनके रासायनिक गुण समान थे उनको एक वर्ग में रखा गया, जिनके रासायनिक गुण अलग समान थे उनको अलग जगह पे रखा गया, जिनके रासायनिक गुण अलग प्रकार से समान थे उनको अलग वर्ग में रखा गया। तो ऐसे कई सारे वर्ग बनते गए। जैसे तुम इसमें देखोगे, एक ये वर्ग बन गया, एक ये वर्ग बन गया, एक ये भी नीचे तक पूरा बनेगा, ये भी नीचे तक बनेगा, ये भी बनेगा। इसमें कितने वर्ग अभी हमको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 10 को बीच में बने हुए हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 18 वर्ग बनते हैं। वही जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ये खड़ी लाइनें ऐसे ऐसे है ना, उन्हीं को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो आज के समय में वर्गों को 18 भाग में बांट लिया गया है, अर्थात 18 प्रकार के इनके गुणों की व्याख्या की जा चुकी है, क्योंकि इनके गुण एक जैसे होंगे, इनके गुण एक जैसे होंगे ना। तो इस प्रकार से इनको बांटा गया है। बाकी का अध्ययन कल होगा। देखते हैं, मूल आवर्त सारणी तो पहले लिखवाएंगे तभी आधुनिक शुरू करेंगे।